हेलो स्टूडेंट्स, माधव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम 11th का जो चैप्टर नंबर 11 है नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो हम पढ़ेंगे। नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। यहाँ पे बात करेंगे हम सबसे पहले तो हायर प्लांट्स क्या है वो हमें पता होना चाहिए। हायर प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म की यहाँ पे हम बात करेंगे। हायर प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म है जो एकदम वेल डिफाइंड जो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट होता है, जो हायर ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स होते हैं उसको हम बोलेंगे भी एंजियोस्पर्म, याद रखना। इसके बाद हम बात करें तो प्लांट जो है ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक यानी कि जो अपना न्यूट्रिएंट खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो यहाँ पे ऑटो यानी कि सेल्फ मेड, ऑटोट्रॉपिक यानी कि न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, उसीलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉपिक भी बोलते हैं। आगे बात करें क्या है डिफाइन ऑटोट्रॉप्स की, तो द ग्रीन प्लांट्स मेक ओवर द सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू द फोटोसिंथेसिस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पे हम बात करेंगे ऑटोट्रॉप्स की डिफाइन की। तो व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स? द ग्रीन प्लांट्स मेक और सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू द फोटोसिंथेसिस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। याद रखना, जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना जो फूड है वो खुद सिंथेसाइज करेंगे, उसको हम बोलेंगे थ्रू द फोटोसिंथेसिस, उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। The other organisms that depend on the green plants for the food are called the heterotrophs। ये हो गए ऑटोट्रॉप्स के डिफाइन और ये हो गए हेटेरोट्रॉप्स के डिफाइन। हेटेरोट्रॉप्स यानी कि जो प्लांट्स बनाएंगे खाना वो ये हेटेरोट्रॉप्स खाएंगे, यानी कि हम जो खाएंगे, जो सारे एनिमल्स खाएंगे वो उसको बोलेंगे भाई हेटेरोट्रॉप्स। डन। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस इज द वन टाइप ऑफ द फिजियोकेमिकल प्रोसेस। याद रखना, कहीं पे अगर एमसीक्यू में फोटोसिंथेसिस की जगह फिजियोकेमिकल प्रोसेस लिखा हो तो मतलब उसका मतलब फोटोसिंथेसिस ही होता है, याद रखना ये। They use light energy to drive the synthesis of the organic compound like the glucose। याद रखना, ये एनर्जी और लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो कि ग्लूकोज। डन। याद रखना, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने में लाइट एनर्जी यूज होगी। ये यहाँ पे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। डन। इट इज़ एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि सिंथेसिस होगी यहाँ पे ग्लूकोज की। एनाबॉलिक यानी कि सिंथेसाइज होना। इट इज़ एंडोजेनिक प्रोसेस बिकॉज द लाइट एनर्जी इज यूज्ड। एंडोजेनिक यानी कि यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है, उसको हम बोलेंगे एंडोजेनिक प्रोसेस। लाइट एनर्जी यूज हो रही है ना यहाँ पे, इसीलिए उसको बोलेंगे एंडोजेनिक प्रोसेस। द फोटोसिंथेसिस इज द ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। कैसे? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। चलो, H2O का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना? 2H प्लस 1/2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ये H2O का ऑक्सीडेशन हुआ। याद रखना कि भाई फोटोसिंथेसिस में कौन सा जो कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन होगा तो H2O। सेम टू ऐसे भी पूछ सकते कि भाई कौन सा कंपाउंड का रिडक्शन होगा तो CO2 का। और क्या बनेगा? C6H12O6, यानी कि ये ग्लूकोज है हमारा मेन प्रोडक्ट। डन। और ये बाय प्रोडक्ट बनेगा O2। डन। O2 यहाँ ही बन जाएगा। इसको अगर हम डबल कर दे 2H2O तो 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ये हो गया पूरा O2, हमने एक मॉलिक्यूल बना दिया। आगे बात करें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ H2 और रिडक्शन ऑफ CO2 होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो हमें पता ही है। सबसे पहले तो वो फूड बनाता है भाई ग्लूकोज, और बाय प्रोडक्ट के रूप में जो हमें चाहिए वो O2 भी बनाता है। आगे बात करें यहाँ पे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की, तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए जो हमने पढ़े 10th में या फिर उसके पहले। तो ये तो सभी ने पढ़ा ही होगा कि भाई एक जो है लीफ लिया है, उसके अंदर जब स्टार्च टेस्ट की गई तो वो पॉजिटिव आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीफ में ग्रीन पार्ट है तो ग्रीन पार्ट कंटेन द क्लोरोफिल है, तो सीधी बात है ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्म होगा। अगर ग्लूकोज फॉर्म हुआ है तो कभी ना कभी स्टार्च भी तो बनेगा ना, तो स्टार्च टेस्ट भी यहाँ पे पॉजिटिव आई। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइंटिस्ट ने ये यहाँ पे एक ब्लैक पेपर रख दिया। ब्लैक पेपर क्यों रखा है भाई? ब्लैक पेपर रखने का कारण ये है कि भाई यहाँ पे जो पीछे लीफ ढंका हुआ है, पूरा कवर हो चुका है, वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाएगी, तो सीधी बात है वहाँ पे ग्लूकोज भी नहीं बन पाएगा। डन। तो यहाँ पे नो लाइट इन दिस पार्ट, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा। ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं है तो ग्लूकोज नहीं बना, तो स्टार्च कहाँ से
बनेगा, इसीलिए यहाँ पे स्टार्च टेस्ट भी नेगेटिव ही आएगा। डन। आगे बात करें, जो स्टार्च है वो आयोडीन के साथ मिलकर ब्लैक और ब्लू कलर देता है। कौन सा कलर देता है भाई? ब्लैक और ब्लू कलर देता है। कंक्लूजन क्या निकला भाई? लाइट इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। कैसे? तो हमने अभी आगे देखा भी, जहाँ पे ब्लैक पेपर था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ग्लूकोज नहीं बना, तो स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आई। लेकिन जो ब्लैक पेपर के अलावा जो भी पार्ट था वहाँ पे जो लाइट है वो लीफ ने कैप्चर की, तो फिर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई, ग्लूकोज बना, तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आई। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है KOH एक्सपेरिमेंट, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इंपॉर्टेंस क्या है पहले यहाँ, तो वो हम पहले देख लेते हैं। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा भाई? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे कोई एक प्लांट है, प्लांट में हमने कोई एक लीफ का कोई एक पार्ट जो है KOH के बोतल के अंदर रख दिया और ये पूरा कवर हो चुका है। डन। ये खुला नहीं है, ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड है। मतलब इस बोतल के अंदर जो भी CO2 होगा वो कहाँ पे चला जाएगा? KOH जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। डन। सीधी बात है, KOH ने अगर CO2 एब्जॉर्ब कर लिया तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो भाई ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टार्च नहीं बनेगा। तो सीधी बात है भाई, स्टार्च टेस्ट नेगेटिव ही आएगी। यहाँ पे बात करें, ओपन लीफ है, ओपन लीफ में CO2 तो अवेलेबल होगा, CO2 अवेलेबल है, लाइट भी अवेलेबल है। डन। पानी भी हमने दिया है तो फोटोसिंथेसिस होगी, यहाँ पे ग्लूकोज भी बनेगा तो स्टार्च बनेगा, स्टार्च बनेगा तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगी। मतलब क्या है? कंक्लूजन क्या है भाई ये एक्सपेरिमेंट का? तो ये कंक्लूजन हम ये देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो KOH है वो CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तब ग्लूकोज भी फॉर्मेशन नहीं होगा, स्टार्च भी नहीं बनेगा, स्टार्च टेस्ट नेगेटिव। पे आगे हम बात करें तो जोसेफ प्रिस्ली, यहाँ पे NCERT ने यहाँ पे टाइटल दिया है हमारा अर्ली एक्सपेरिमेंट। जो जोसेफ प्रिस्ली था वो 1733 से 1804 तक जिया था भाई। डिस्कवर O2 इन 1774, ये याद रखना पड़ेगा। NCERT में से लाइन में से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई O2 किसने डिस्कवर किया था? तो जोसेफ प्रिस्ली ने। कब डिस्कवर किया था? साल भी हमें याद रखनी होगी भाई, 1774 में। डन। ही परफॉर्म द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट लाइक बेस जाल एक्सपेरिमेंट, उसमें से हमें एक पढ़ना है। उसने तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी भाई? तो एक तो मेन प्लांट हमें चाहिए, फिर एक बेर जाल चाहिए, फिर एक माउस चाहिए और एक बर्निंग कैंडल भी चाहिए। डन। ये सारे रिक्वायरमेंट्स है भाई, याद रखना। एक्सपेरिमेंट के रिक्वायरमेंट के कदाच कभी कभी MCQ आ जाता है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये हमें चाहिए था। डन। सेटअप 1 क्या है भाई? सेटअप 1 में सबसे पहले तो ये बेल जार लिया, उसके अंदर एक माउस माउस भी रखा हुआ है और ये एक कैंडल है। सीधी बात है, यहाँ पे एयर क्वालिटी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जा रही है। क्यों? यहाँ पे जो भी O2 है वो माउस के द्वारा या फिर जो बर्निंग कैंडल है उसके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा। तो सीधी बात है, यहाँ पे O2 जो है उसका लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो एक टाइम आएगा माउस भी मर जाएगा और कैंडल भी बुझ जाएगी। समझ में आया? Priestley observed that the candle burning in a bell jar soon extinguished and mouse would suffocate in a closed space. डन। यानी कि माउस जो है सफोकेशन से मर गया और ये जो बर्निंग कैंडल थी वो भी बुझ गई। डन। आगे बात करें सेटअप 2 के बारे में। कहाँ गया भाई सेटअप 2? चलो हम लेके आते हैं भाई। तो भाई कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये था कि भाई कंक्लूजन फॉर द सेटअप 1 इज द बर्निंग कैंडल फॉर और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ द समहाउ डैमेज द एयर। यानी कि जो बर्निंग कैंडल है या फिर जो भी एनिमल यहाँ पे अंदर रखा हुआ है, दोनों के दोनों एयर की क्वालिटी को डैमेज कर रहे, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सेटअप 2 के बारे में बात करें तो सेटअप 2 में इसमें एक मिंट प्लांट ऐड कर दिया। ये क्या है भाई? एक मिंट प्लांट जो है एक ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो O2 है वो कंज्यूम किसके द्वारा होता होगा? एक तो माउस द्वारा और एक ये जो बर्निंग कैंडल है उसके द्वारा। लेकिन यहाँ पे जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो CO2 कंज्यूम हो रहा है ये मिंट प्लांट के द्वारा, और मिंट प्लांट जो है फिर से O2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो व्हेन मिंट प्लांट इज प्लेस्ड इन द बेल जार द माउस स्टे अलाइव, यानी कि जो चूहा है अंदर वो अभी जिंदा है, एंड द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न, यानी कि जो कैंडल है वो भी कंटिन्यू बर्न कर रही है। डन। समझ में आ रहा है? क्यों? तो जोसेफ प्रीस्ली हाइपोथेसाइज्ड
plants restore the air whatever breathing the animals burning candles remove. He revealed the essential role of air in the growth of the ग्रीन प्लांट्स। समझ में आ रहा है? याद रखना, यानी कि कंक्लूजन ये है कि भाई ये जो है आगे हमने सेटअप 1 में देखा था, ये जो बर्निंग कैंडल है वो बुझ गई थी, लेकिन यहाँ पे जल रही है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो उसको भी O2 चाहिए, जो माउस को O2 चाहिए वो O2 दे रहा है ये मिंट प्लांट, और ये दोनों जो CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, डन, वो कंज्यूम हो रहा है ये मिंट प्लांट के द्वारा और O2 प्रोड्यूस हो रहा है। ये साइकिल चलती रहेगी, मतलब इसीलिए दोनों के दोनों जिंदा है। यानी कि बर्निंग कैंडल जो है वो जल रही है और माउस जो है वो जिंदा है। आगे बात करें, जॉन इंजन हाउस 1730 to 1799, using a similar setup used by the Priestley, but once in the dark and once in the sunlight। यानी कि इस भाई ने सेम टू सेम सेटअप यूज़ किया, लेकिन एक बार डार्क में एक्सपेरिमेंट किया और एक बार सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपेरिमेंट किया। दैट सनलाइट एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेसेस दैट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर फोल्डेड बाय द बर्निंग कैंडल्स एंड द ब्रीदिंग एनिमल्स। यानी कि इसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि भाई ये जो है चूहा कब जिंदा रहता है, जब प्लांट को जो सेटअप है हमारा वो जो सनलाइट है उसके सामने अगर हम रखें तभी जाके जो है वो चूहा जिंदा रह पाएगा या फिर जो कैंडल है वो जल पाएगी। डन। अगर हम डार्क में देखें तो डार्क में ये प्रोसेस नहीं होगी, यानी कि जो मिंट प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो CO2 कंज्यूम नहीं होगा, तो जो अंदर का पूरा एनवायरनमेंट है उसके अंदर CO2 का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा और धीरे 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 माउस भी मर जाएगा और ये जो बर्निंग कैंडल है वो भी बुझ जाएगी। यहाँ पे दूसरा भी एक एक्सपेरिमेंट है, याद रखना कि भी ये जो है ये हाइड्रिला है, ये क्या है हाइड्रिला, और हाइड्रिला को उसने एक बार डार्क में रखा और एक बार लाइट में रखा, और ये है इन्वर्टेड फनेल रख दिया इसके अंदर, और ये है टेस्ट ट्यूब उसके ऊपर। यानी कि जब इसने डार्क में देखा, डार्क कंडीशन में रखा ये पूरे सेटअप को, तब यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, तो यहाँ पे O2 इवॉल्व नहीं हुआ। लेकिन जब इसी सेटअप को इसने सनलाइट के अंदर रखा तो मिंट प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो यहाँ पे O2 प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे O2 के बबल दिखाई दे रहे हैं भाई। डन। तो कंक्लूजन क्या है, लाइट इज इसेंशियल फॉर द O2 बबल फॉर्मेशन। डन। यानी कि देखो यहाँ पे लाइट में अगर हमने सेटअप रखा तभी O2 बबल फॉर्मेशन हुआ, वरना तो नहीं हुआ। डन। आगे बात करें, इन द 1854 द जूलियन वॉन सेच प्रोवाइड द एविडेंस for the production of the glucose when the plant grow and stored as the starch homopolysaccharide। यानी कि जूलियन वॉन सेच ने ये भी डिस्कवर किया कि भाई जो प्लांट है वो तो हमने पढ़ा कि भाई ग्लूकोज बनाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको एज ए स्टार्च जो है स्टोर करता है, और स्टार्च जो है ये जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। डन। यानी कि स्टार्च जो है एक प्रकार का होमोपॉलीसेकेराइड है और उसके अंदर एक एमाइलोज यानी कि और एक एमाइलोपेक्टिन होता है। याद रखना, स्टार्च किस किस से बना होता है, एक एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से। एंड स्टार्च स्टोर्ड इन द ल्यूकोप्लास्ट। जो स्टार्च है वो कहाँ पे स्टोर होता है, ल्यूकोप्लास्ट में। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में। डन। सुक्रोज के बारे में बात करें तो सुक्रोज इज द ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म, यानी कि जो ग्लूकोज है वो ट्रांसफॉर्म एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए ग्लूकोज को कन्वर्ट होना पड़ता है सुक्रोज में। आगे बात करें, पिगमेंट इज द प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक बॉडी कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। यानी कि हमने ये 8 चैप्टर में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी हम आगे पढ़ेंगे। जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी जो पिगमेंट्स है वो ओनली के ओनली कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होंगे। आगे बात करें, T.W. एंजेलमैन इन 1843 एंड 1909 एक्सपेरिमेंट ऑन द क्लेडोफोरा फिलामेंटस ग्रीन algae है, उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया T.W. एंजेलमैन ने। याद रखना, T.W. एंजेलमैन ने किस प्लांट के ऊपर यानी कि किस algae के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, क्लेडोफोरा। वो कैसी है, वे फिलामेंटस ग्रीन algae है। याद रखना, यूज्ड यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो ग्रीन algae चाहिए, एक प्रिज्म चाहिए और एक सस्पेंशन ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए टू डिटेक्ट द O2 प्रेजेंस। डन।
एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया क्या कंज्यूम करेंगे, O2 कंज्यूम करेंगे ना, बस इसीलिए भाई। देखो इसने क्या किया, ये जो है वाइट लाइट दी, किसको दी, प्रिज्म को, तो प्रिज्म ने विबग्योर, ये जो 7 लाइट है विबग्योर, डन, उसमें कन्वर्ट कर दी। तो यहाँ पे देखो 400 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर, 500 टू 600, 600 टू 700, और इसमें क्लोरोफोरा जो है, सॉरी क्लेडोफोरा, जो ग्रीन algae है, फिलामेंटस algae, ये जो है ये भरी हुई है पूरी, और ये जो है विजिबल रेंज यानी कि PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेंज जो है इसमें आ जाएगी विबग्योर में, डन। तो यहाँ पे देखो 400 टू 500 में ज़्यादा जो है क्लेडोफोरा algae देखने को मिली, इकट्ठा हुई, और सेम टू सेम 600 टू 700 में भी ज़्यादा क्लेडोफोरा algae जो है वो देखने को मिली। द आफ्टर द O2 इवॉल्व द बैक्टीरिया एक्यूमुलेट इन द 400 टू 500 एंड 600 टू 700 नैनोमीटर, यानी कि जो एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन हमने लिया था, यानी कि जो क्लेडोफोरा algae O2 जो प्रोड्यूस करेगी, वही O2 कौन कंज्यूम करेगा, एरोबिक बैक्टीरिया, और एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पे एक्यूमुलेट हुए, 400 टू 500 और 600 टू 700 में। कंक्लूजन क्या निकला, तो बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड इन अ ब्लू एंड द रेड रीजन ऑफ लाइट, याद रखना कहाँ पे, ब्लू एंड द रेड रीजन ऑफ लाइट, मतलब क्या कह रहा है भाई, जहाँ पे ब्लू लाइट या फिर रेड लाइट ज़्यादा होगी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होगा। तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम जो है क्लोजली रिसेंबल विद द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल बी। आगे हम बात करें यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है आगे हम पढ़ेंगे। क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, डन। ये रहा हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो ये जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट, याद रखना जो क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा कितनी एब्जॉर्ब हुई है लाइट ये दर्शाता है ये। और यहाँ पे देखो 400 टू 500, 500 टू 600, 600 टू 700, यानी कि जब प्लांट को, यानी कि जहाँ पे प्लांट के लीफ के अंदर जो यानी कि प्लांट के लीफ के अंदर जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये देखो क्लोरोफिल भी सबसे ज़्यादा, भाई क्लोरोफिल भी सबसे ज़्यादा जो है लाइट एब्जॉर्ब करेगा, डन, याद रखना। फिर उससे कम कौन करेगा, तो याद रखना 400 टू 500 नैनोमीटर में क्लोरोफिल ए आएगा, और कैरोटीनॉइड्स है सबसे नीचे, डन। करता तो है लेकिन थोड़ा बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। आगे बात करें तो यहाँ पे भी देखो फिर से 600 टू 700 में फिर से एक्टिव हुआ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, डन। तो याद रखना ओनली 600 टू 700 में जो कैरोटीनॉइड है, कैरोटीन है, वही जो है यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी 600 टू 700 नैनोमीटर में लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। MCQ पूछ सकते हैं भाई कहीं से भी, डन। यहाँ पे बात करें O2 रिलीज की, और O2 रिलीज में देखिए ये जो है लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट हमने जो दिया था, तो 400 टू 500 नैनोमीटर में O2 रिवोल्ट ज़्यादा है, O2 जो रिलीज है वो ज़्यादा हुआ है। लेकिन जैसे 500 टू 600 आया तो O2 जो है धीरे धीरे कम हो गया अभी इवॉल्व होना। फिर 600 टू 700 आया तो फिर से O2 ज़्यादा बनने लगा, डन। आगे बात करें लाइट एब्जॉर्ब्ड, यानी कि जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो तो भाई मैन है लाइट एब्जॉर्प्शन में, तो सीधी बात है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी ने कब लाइट एब्जॉर्ब ज़्यादा की थी, आगे हमने ऊपर देखा 400 टू 500 एंड 600 टू 700। तो ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कब ज़्यादा होगी, 400 टू 500 एंड 600 टू 700 में। और एब्जॉर्प्शन तो हमने देखा ही अभी, बराबर 400 500 में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेंगे, और 600 टू 700 में भी फिर से रीअब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे, डन। यानी कि ये बीच वाला पार्ट जो है 500 टू 600 वहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होगा। आगे बात करें कार्नेलियस वान नील 1897 टू 1885, वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। गिव द माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन वर्कड विद द पर्पल एंड द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। याद रखना भाई कार्नेलियस वान नील ने कौन से बैक्टीरिया के साथ काम किया था, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि भाई वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट था इसीलिए, डन।
Photosynthesis is essentially a light dependent reaction. The hydrogen from the suitable oxidizable compound reduces the CO2 to carbohydrates. Bacteria not use the H2O as the donor, use inorganic source of the H2S. यानी कि यहाँ पे देख लो, जो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वहाँ पे तो H2O यूज़ नहीं होता भाई, वहाँ तो H2S यूज़ होता है। तो CO2 प्लस H2S तो वहाँ पे उन्होंने ग्लूकोज तो बनाया लेकिन सल्फर अलग से निकला। डन। जो कार्नेलियस वान नील है उसने कंक्लूड किया द सोर्स ऑफ द O2 इज H2O नॉट CO2। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना पड़ेगा। सोर्स ऑफ द O2 यानी कि जो O2 फोटोसिंथेसिस में जो रिलीज हो रहा है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, किस कंपाउंड में से, H2O में से, ना कि CO2 में से। याद रखना O2 कहाँ से रिलीज हो रहा है, H2O में से, ना कि CO2 में से। तो हमने ये लाइट रिएक्शन तो पहले भी कई बार पढ़ी होगी। CO2 प्लस H2O C6H12O6 और O2 ये सारा जो है क्लोरोफिल के हाजिरी में और लाइट के प्रेजेंस में ये जो पूरी प्रोसेस लिव के अंदर होगी। डन। H2O यूज्ड एज अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन डोनर एंड O2 जो है हमारा बाय प्रोडक्ट है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। याद रखना भाई ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। डन। Other scientists like the Rubin and Kalman etc. all are the co-workers and उसने भी भाई एक्सपेरिमेंट किया था। एक जो आइसोटोप था ऑक्सीजन का, एक आइसोटोप लिया भाई O18 वाला। डन। और O18 वाला जो आइसोटोप है वो H2O18 में रख दिया, फिर ग्रीन algae को ये पानी दिया और CO2 में देखने जाए तो O जो 16 वाला आइसोटोप है वो दे दिया। तो जो O2 भाई रिलीज हुआ वहाँ पे O218 वाला हमें मिला। तो सीधी बात है O218 था कहाँ पे, तो H2O में। तो O2 रिलीज जब हुआ O18 वाला तो O2 कम्स फ्रॉम द H2O। डन। समझ में नहीं आया तो फिर से भाई रिवर्स करके एक बार देख लेना, एकदम इजी टॉपिक है। प्लांट लीफ कंटेन द मेसोफाइल सेल्स और मेसोफाइल सेल्स के अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट होंगे। याद रखना भाई ये मेसोफाइल सेल्स कहाँ पे आया था, चलो कमेंट में बताओ। एब्जॉर्प्शन लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, बराबर। ये क्लोरोफिल है तो सीधी बात है वो क्या करेगा भाई, एब्जॉर्प्शन करेगा लाइट का फॉर द फोटोसिंथेसिस। फिर इंटेंसिटी में हम अगर देखें तो क्लोरोप्लास्ट अरेंज इन द पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट और द लेटरल वॉल ऑफ द मेसोफाइल सेल्स। डन। ये याद रखना भाई जब हाईलाइट इंटेंसिटी होगी तब क्लोरोप्लास्ट कब कैसे अरेंज होंगे, तो पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट और अलोंग द लेटरल वॉल ऑफ द मेसोफाइल सेल्स। एंड लो लाइट इंटेंसिटी में कैसे क्लोरोप्लास्ट अरेंज होंगे, तो क्लोरोप्लास्ट अरेंज्ड एट द 90 डिग्री टू इंसिडेंट लाइट और मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी तो भाई रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। आगे बात करें यहाँ पे पिगमेंट्स के बारे में, चलो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, सॉल्व हो जाएगा। डन। मिलते तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में।